बेसिक स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा 5वां लेक्चर संविधान की विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसी के अंतर्गत है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या विशेषताएं हैं, ये सभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत विभिन्न विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1909 का अधिनियम, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये मार्ले और मिंटो ये दो नाम हैं। पहला लॉर्ड मार्ले और दूसरा लॉर्ड मिंटो। सभी को दिख रहा है साफ साफ? तो देखते हैं। लॉर्ड मार्ले जो भारत के राज्य सचिव थे उस टाइम पे 1909 के समय पे, और लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे। वायसराय गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय का नाम दे दिया गया था। तो यहाँ पे लॉर्ड मार्ले जो है भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। जो राज्य सचिव यानी कि जो इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, और वायसराय जो भारतीय कामकाज यहीं पे रह के देखते थे। इसके अंतर्गत विशेषताएं देखते हैं एक एक करके। इसके अंतर्गत जो पहली विशेषता थी उसमें क्या था ये सब देखेंगे। जो पहली विशेषता थी इसमें, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार था उसमें वृद्धि की गई। जो केंद्रीय परिषद थी उसमें 16 से जो सदस्य संख्या थी वो 60 तक कर दी गई, और प्रांतीय जो परिषदें थी विधान परिषदें उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन क्या है, उनकी संख्या जो है असमान रही। यहां देखिए जो केंद्रीय परिषद थी उनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई, और जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन क्या है, इनकी संख्या समान नहीं थी। समान क्यों नहीं थी? क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग सदस्य संख्या थी। तो ये इसकी पहली विशेषता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें केंद्रीय परिषद में जो सरकारी सदस्यों का बहुमत है, मतलब जो सरकारी परिषद है उसमें बहुमत क्या है, सरकारी सदस्यों का ही रहा। सरकारी सदस्य कौन होते थे? ज्यादातर अंग्रेज केंद्रीय परिषद में। और जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत होने लगा। यहां देखिए केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन जो प्रांतीय परिषद थी उनमें गैर सरकारी जो सदस्य थे उनके बहुमत को अनुमति थी। मतलब प्रांतीय परिषदों में, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य जो है वह अपना बहुमत बना सकते थे, लेकिन केंद्रीय परिषदों में नहीं। यह वैधानिक रूप से गलत था उस समय पर। और यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा पड़ा। किन दोनों स्तरों पर? केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद के स्तर थे, इन दोनों परिषदों के जो चर्चा कार्य थे उनका दायरा बढ़ा। और क्या हुआ इसमें, जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट तैयार करना, बजट का संकल्प रखना, ये सब बातें, इन सब बातों पे बढ़ चढ़ के चर्चाएं होने लगी। अब देखते हैं नंबर 3 विशेषता। नंबर 3 विशेषता लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले थोड़ी जगह कम है तो अभी देखते हैं नंबर 3 विशेषता। तो देखते हैं नंबर 3 विशेषता। इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार, नंबर 3 विशेषता में देखते हैं, इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और ऐसे जो प्रथम भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। देखिए यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा यहाँ पे देखिए सत्येंद्र नाथ सिन्हा
वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य, विधि का मतलब यहाँ पे कानून है, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 विशेषता। इस अधिनियम के अंतर्गत पृथक चुनाव के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसका प्रावधान किया गया। इसमें क्या है, मुस्लिम ही मुस्लिमों को वोट डाल सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी, मतलब जो सांप्रदायिकता है उसको वैधानिकता कानूनी रूप से सही माना गया। और लॉर्ड मिंटो, यहां देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी भी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, यह एग्जाम में आ जाता है। और नंबर 5 विशेषता है, इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यहाँ पे देखिए, इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं थी। और अब देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका जो 1919 का ये जो अधिनियम बनाया जा रहा है उसका कार्य है भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना है। जो 1919 का जो ये अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, इसका जो कार्य है वो मतलब क्रमिक रूप से भारत में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना है, कि भारत में एक सरकार हो भारतीयों की, फिर क्या मतलब एक सरकार हो और उसके द्वारा शासन चलाया जा सके भली भांति। एक प्रोसेस हो किसी तरीके का कि वे नीतियां बनाए और उनको लागू करे, इस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए। तो क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये प्रोसीजर बनाने का उन्होंने घोषणा कर दी 1917 में। और 1919 में उन्होंने अधिनियम लागू किया, बनाया भारत शासन अधिनियम, और 1921 में उन्होंने लागू कर दिया। जो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है, ये मॉन्टेग्स और चेम्सफोर्ड, दो नाम है, मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड। ये मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, जो मॉन्टेग है इसमें वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड है वो भारत में गवर्नर जनरल थे, या वायसराय कह सकते हो, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या है, वायसराय कर दिया गया था। जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। और 1919 के जो भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड। ये क्या है, ये राज्य सचिव थे, राज्य सचिव, और ये है चेम्सफोर्ड, ये वायसराय। ठीक है, ये मॉन्टेग्स राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय। और 1917 में 20 अगस्त 1917 में इन्होंने घोषणा की कि भारत को एक क्रमिक विकास के द्वारा एक उत्तरदायी सरकार भारत में बनाने की 1919 के अधिनियम द्वारा कोशिश है। और 1919 में ये जो अधिनियम है ये बनाया गया और 1921 में इसे लागू किया गया। और इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, वे एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखी हैं मैंने, अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से
एक दो ही लिखी गई है अभी, पहले इन्हें देख लेते हैं, फिर इन्हें मिटा के नेक्स्ट देखेंगे। पहले देखते हैं इसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो सूची है उनकी पहचान करके और उन्हें पृथक करके, जो केंद्र है उसकी जो राज्य पे शक्ति है उनको मतलब केंद्र की शक्तियों का को नियंत्रित किया गया कि वो राज्य पे जो है ज्यादा अपनी शक्तियां न थोपे। और केंद्र और जो प्रांत है, प्रांत यानी कि राज्य, जो केंद्र और प्रांत है उनकी अलग अलग विषय दिए गए और अलग अलग विषयों पर उन्हें जो नीतियां हैं वे बनाने की छूट दी गई। लेकिन क्या है उससे बाद में भी जो सरकार का जो ढांचा है वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। सरकार का ढांचा जो है वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय और एकात्मक किस तरीके से बना रहा? क्योंकि केंद्र में जो है ज्यादा पावर थी उस समय पे, विषय केंद्र को ज्यादा दिए गए। क्यों? क्योंकि और एकात्मक इस वजह से, एकात्मक जो है जो यहाँ का गवर्नर जनरल था उसे ज्यादा शक्तियां उसके हाथ में ही रहती थी, ना कि जो प्रांत के जो गवर्नर्स हैं उनके हाथ में। तो ये इसकी पहली विशेषता थी। नंबर 2 देख लेते हैं। इसने प्रांतीय विषयों को दो भाग में बांट दिया। पहला है आरक्षित विषय और दूसरा है स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय पर क्या है, गवर्नरों का शासन होता था और वो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होता था, ठीक है जी, और मंत्रियों की सहायता लेता था आरक्षित विषयों का फैसला करने में, स्थानांतरित विषयों का। और नंबर 2 पे आरक्षित विषय आते हैं। जो आरक्षित विषय है उन्हें कौन देखता था? गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की सहायता से। तो यहां पर मैंने कुछ आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय लिखे हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखते हैं आरक्षित विषय। सबसे पहले यहाँ पर वित्त, भूमिका, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान जिससे कि हम कच्चा माल निकालते हैं वे वाली खाने, कारखाना और बिजली आदि, ये सभी क्या है? आरक्षित विषय है। अब थोड़े से स्थानांतरित विषय देख लेते हैं। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी जो बोलते हैं, आबकारी, उद्योग, तौल और माप आदि, ये क्या है? हस्तांतरित विषय। और जो ये इसने जो प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया, इसे द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से भी प्रचलित है ये व्यवस्था। तो देखते हैं नंबर 3 विशेषता, देखते हैं इस विशेषता के अंतर्गत क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसे द्वारा प्रथम द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ये प्रथम द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का क्या है, इसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया। और इस भारतीय विधानसभा के स्थान पर, इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बना दी गई। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि 2 सदन बना दिए गए, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और जो दोनों सदनों के बहुसंख्यक, दोनों सदनों के, यहाँ देखिए, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित किया जाता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन से क्या मतलब है? उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था और वे चुनाव के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, ना कि वैसे ही मनोनीत कर लेना। उनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था, वोटिंग होती थी अच्छे तरीके से और वोटिंग के द्वारा वे चुने जाते थे। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 विशेषता, इसके अनुसार जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यहाँ देखिए, कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी के जो 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य जो है भारतीय होने आवश्यक थे। 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। मतलब जो क्या है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें 3 सदस्य पक्के भारतीय होंगे।
नहीं तो उस जो वो परिषद है वो वैधानिक रूप से सही नहीं है अगर उसमें 3 सदस्य भारतीय नहीं है। ठीक है, तो नंबर 5 विशेषता देख लेते हैं। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों और भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों से मतलब यहाँ अंग्रेज और भारतीयों की जो संतानें हैं उनसे, और ईसाई और जो ईसाई धर्म के व्यक्ति हैं, इन सभी के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का मतलब क्या है? जिस तरीके से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का मतलब अलग मौका दिया गया, इसी तरीके से इन्हें भी, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन का जो है सिद्धांत विस्तारित किया गया। तो देखते हैं विशेषता नंबर 6। इस विशेषता के अंतर्गत क्या है ये देखते हैं। इस विशेषता में दिया गया है कि कानून में, जो भारत शासन अधिनियम है, इस कानून में संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मतदान करने का अधिकार लोगों को दिया गया। संपत्ति और कर या शिक्षा कुछ ही लोगों के पास होते थे उस टाइम पे कुछ ही लोगों के पास मतलब संपत्ति थी, कुछ ही लोगों के पास शिक्षा थी। शिक्षा यानी कि कुछ ही लोग शिक्षित थे। तो क्या है, जो लोग इस तरीके के थे उन्हें ही मत डालने का अधिकार था, यानी कि वोट डालने का अधिकार था। तो इस प्रकार से मत डालने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन क्या है, कुछ सीमित लोगों को ही यह अधिकार प्राप्त हुआ। नंबर 7 विशेषता है, इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय में, जो लंदन में भारत के उच्चायुक्त हैं उसके कार्यालय का सृजन किया गया। और जो भारत का राज्य सचिव था लंदन में, इंग्लैंड में, जो भारत का राज्य सचिव था, उसके कुछ कार्यों को जो उच्चायुक्त का कार्यालय है या उच्चायुक्त है, इसको हस्तांतरित कर दिया गया कि भाई ऐसा करो, तुम कुछ कार्य जो है उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दो, ये कार्य ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो उच्चायुक्त है और यहाँ पे जो सचिव के कार्य हैं, इनके कुछ कार्यों को जो उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया लंदन में, वो देखने लगा। और नंबर 8 विशेषता है इसमें, इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, यहाँ पे देखिए 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसकी जो अगली विशेषता है इसमें है, जो इसके द्वारा जो केंद्रीय और प्रांतीय बजट बनाए जाते थे, केंद्रीय यानी कि केंद्र का बजट, और जो राज्यों के यानी कि प्रांत के बजट थे वे अलग बनाए जाने लगे। केंद्र का बजट अलग और राज्यों का बजट अलग। राज्यों को क्या है, अब अपना राज्यों के विधानसभाओं को क्या है, अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार मिल चुका था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। और नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का सृजन या गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का जो है गठन किया गया। इसमें क्या है, 10 वर्ष के लिए एक कमेटी बनाई जाती थी जांच करने के लिए। वो क्या है, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, मतलब कि भारत में ये चीजें चल रही है, इस तरीके की व्यवस्था है वहां पे, इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, इस तरीके से हिंसा हो रही है। तो ये क्या है, एक रिपोर्ट बनाती थी वैधानिक आयोग जो थी वो एक 10 साल के लिए बनाई जाती थी। वो क्या है, वहां पे रिपोर्ट पेश करती थी। उसका कार्य क्या था, भारतीय जो स्थिति है उनको, जो ब्रिटिश सरकार है उनको उनकी रिपोर्ट देना, भारतीय स्थिति होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ विशेषताएं थी 1919 के अधिनियम की। तो जो नेक्स्ट अधिनियम है उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले, नेक्स्ट अधिनियम को देखने से पहले 1927 में एक साइमन आयोग होता है। साइमन आयोग आता है भारत में, एक प्रस्ताव होता है साइमन आयोग, उसको पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही, और आगे का जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।